हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी जोन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास सिक्स्थ के संस्कृत को। संस्कृत का 8th चैप्टर यानी कि अष्टमः पाठः को हम पढ़ेंगे। इसका नाम है सुक्ति अस्तबकः। तो सुक्ति अस्तबकः का मतलब क्या होता है, चलिए सबसे पहले ये जानते हैं। सुक्ति अस्तबकः का मतलब होता है सुक्तियों का गुच्छा। क्या होता है? सुक्तियों का गुच्छा। अच्छा, सुक्ति किसे कहते हैं? तो जब किसी अच्छे वचन को, जब किसी अच्छे बोली को हमारे सामने काव्य ढंग से परोसा जाता है। काव्य ढंग का मतलब है कि एक कविता के रूप में हमारे सामने, कुछ पंक्तियों के रूप में हमारे सामने रखा जाता है, तो हम उसे कहते हैं सुक्ति। और बहुत सारे सुक्तियों के समूह को हम क्या कहते हैं? सुक्ति स्तबकः। संस्कृत में और हिंदी में बोले तो बोलते हैं सुक्तियों का गुच्छा। ओके, तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? इस चैप्टर में हमारे सामने कुछ सुक्तियाँ दी गई है, जैसे एक सुक्ति ये हो गई। इसी तरीके से हमारे सामने बहुत सारी सुक्तियाँ दी गई है, इसीलिए इस पाठ का नाम है सुक्ति अस्तबकः। ठीक है, तो फिर से अगर हम बात करें सुक्तियों की, तो क्या मैंने बोला कि जब बहुत ही कम शब्दों में जीवन के बहुमूल्य तथ्यों को, यानी कि जीवन के बहुमूल्य चीज़ों को हमारे सामने बहुत कम शब्दों में सुंदर ढंग से बोल दिया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सुक्तियाँ। ठीक है, जैसे एक हिंदी में अगर बात बोली जाए कि बालक से भी, यानी कि बच्चों से भी अगर आपके काम की बात, हित की बात अगर आपको सीखने को मिलती है तो उसे सीख लेनी चाहिए। जैसे कि पुस्तक में पढ़ी बात जीवन में अपनानी चाहिए। मधुर वचन सबको खुश कर देता है, तो हमेशा मधुर वचन बोलना चाहिए। तो इस तरह की कुछ सूक्तियाँ हमारे सामने इस पाठ में दी गई है, जो कि संस्कृत में दी गई है। हम एक एक करके उन सारे संस्कृत के सूक्तियों को पढ़ेंगे, साथ ही साथ उनके मतलब को समझेंगे। और चैप्टर पढ़ने के बाद जितने भी अभ्यास के प्रश्न हमारे सामने दिए गए हैं इस चैप्टर में, इस पाठ में, हम उनको हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने सूक्ति है वो है उद्दम उद्दमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। क्या है? सबसे पहले तो पढ़िए आराम से। उद्दमेन उद्दमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगः। इसका मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी काम जो है कड़ी मेहनत से ही पूरी होती है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता। ठीक है, कभी भी सोते हुए शेर के मुंह में हिरन खुद नहीं आ जाता, उसे क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है। तो इस सुक्ति का यही मतलब है। तो चलिए कैसे है मतलब समझते हैं। उद्दमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः। उद्दमेन का मतलब है कि कोई भी काम जो है वो खुद ही पूरा सिर्फ सोचने से पूरा नहीं हो जाता। सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है। कार्याणि का मतलब है कि कोई भी काम, मनोरथ है मतलब सोचना, सिद्ध्यन्ति मतलब हो जाना। तो सिर्फ सोचने से, उद्यमेन ही सिर्फ सोचने से, सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, कोई भी काम सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता है। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। जिस तरह से सोए हुए, यानी कि सुप्तस्य सिंहस्य मतलब सोए हुए शेर के मुंह में, प्रविशति का मतलब आना, घुसना, सोए हुए शेर के मुंह में खुद ही कोई मृग यानी कि कोई हिरन आके नहीं घुस जाता है, उसे क्या करना पड़ता है? शिकार करना पड़ता है। उसी तरीके से कोई भी काम सिर्फ सोचने से नहीं होता है, बल्कि करने से होता है। ठीक है, तो पहले सूक्ति का ये मतलब हो गया। अब चलिए दूसरी सूक्ति की बात करते हैं। दूसरी सूक्ति है पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः, किम भवति तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले इसके मीनिंग को समझते हैं कि मीनिंग इसका क्या हो गया। तो देखिए, पुस्तके पठिता, पुस्तके का मतलब क्या होता है? पुस्तक में। ठीक है, आप नोट करते जाइएगा, जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ आप नोट करते जाइएगा। पुस्तके मतलब पुस्तक में, पठितः पढ़ा हुआ, पुस्तके पठितः पाठः, पुस्तक में पढ़ा हुआ जो पाठ है, जो ज्ञान है, जीवने नैव साधितः, जीवने यानी कि जीवन में, नैव यानी कि नहीं, और साधितः मतलब यूज किया गया, इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो पूरा अगर वाक्य हम पढ़े फिर से तो क्या है? पुस्तके पठितः पाठः जीवने नैव साधितः। अगर पुस्तक में पढ़ी गई बातों को जीवन में लागू नहीं किया जाए, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। तो उस पाठ का जीवन में,
उस पाठ का कोई लाभ नहीं है, पुस्तक पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है, तो इस सूक्ति का ये मतलब हो गया कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में अगर उपयोग में नहीं लाया गया तो जीवन में सार्थक तो जीवन का क्या है, उस पुस्तक को पढ़ने का जीवन में कोई लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी जो ज्ञान है सिर्फ पढ़ने से नहीं हो जाता है, उसे क्या करना पड़ता है, उसे अपने जीवन में उतारना पड़ता है, तभी जाकर के वो ज्ञान का मतलब वो ज्ञान हमारे लिए सार्थक साबित होता है। ठीक है, तो इस सूक्ति का ये मतलब था। पुस्तके का मतलब पुस्तक में, पठिता मतलब पढ़ा गया। ठीक है, किम भवेत तेन पाठेन जीवनो न सार्थक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, इस सूक्ति की बात करते हैं। प्रिय प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। फिर से पढ़िए। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसका मतलब क्या हो गया? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इनके वर्ड के मीनिंग्स को समझते हैं, तब जाकर के ये पूरे सूक्ति का क्या मतलब है हमें समझ में आ जाएगा। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब क्या होता है? प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब होता है प्रिय वचन बोलने से। ठीक है, क्या मतलब होता है? प्रिय वचन बोलने से, यानी कि मीठी बोली बोलने से। सर्वे का मतलब होता है सभी। ठीक है, सर्वे का मतलब क्या होता है? सभी। तुष्यंती का मतलब होता है खुश होते हैं। तुष्यंती का मतलब होता है खुश होते हैं, और मानवः का मतलब होता है, मानवः मतलब जितने भी लोग हैं। ठीक है, तस्मात्, तस्मात् का मतलब है इसी कारण से। वक्तव्यम, प्रियम हिम वक्तव्यम, वक्तव्यम का मतलब होता है बोलना चाहिए, और वचने का मतलब होता है कि बोलने में, और का दरिद्रता का मतलब होता है कि कंजूसी करना, कृपणता करना। ठीक है, मतलब माइजर होना, किसी भी चीज की कंजूसी करना को दरिद्रता कहते हैं। तो फिर से एक बार पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, मतलब क्या हुआ कि जितने भी मनुष्य हैं इस दुनिया में, सब मनुष्य प्रिय वचन कहे जाने पर प्रसन्न हो जाते हैं, यानी कि खुश हो जाते हैं, है ना। किसी से आप मीठी बोली बोलते हैं तो वो क्या होते हैं? खुश हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम की हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इस कारण मधुर वचन ही बोलना चाहिए, यानी कि मीठी बोली ही बोलनी चाहिए, किसी से कड़वाहट से बात नहीं करना चाहिए। तो अगर कोई मीठी बोली बोलने से खुश हो जाता है तो फिर मीठी बोली बोलने में कंजूसी क्यों की जाए? ठीक है, तो इस सूक्ति का ये मतलब हो गया। फिर से पढ़ते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, मीठी बोली बोलने से सारे मनुष्य खुश हो जाते हैं। तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, तो इस कारण से मीठी बोली बोलने में क्यों कंजूसी की जाए, है ना। चलिए, तो उम्मीद करता हूं कि इन तीनों सूक्तियों का का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली सूक्ति क्या थी? उद्यमेन हिम सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथः, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशति मुखे मृगा। जिस प्रकार से सिर्फ सोचने भर से कोई काम नहीं हो जाता है, करना पड़ता है उसे, मतलब कोई भी काम सोचने से नहीं हो जाता है, करना पड़ता है। जिस प्रकार से सोए हुए शेर के मुंह में हिरण खुद चलकर नहीं आता है, बल्कि हिरण का क्या करना पड़ता है? शेर को शिकार करना पड़ता है। दूसरी सूक्ति है, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधिता। उस पुस्तक का कोई लाभ नहीं, उस पुस्तक को पढ़ने का कोई लाभ नहीं, जिस पुस्तक में पढ़ी गई ज्ञान की बातों का आप अपने जीवन में क्या करते हैं? इस्तेमाल नहीं करते हैं। ठीक है, जिस तरीके से आपने पाठ में पढ़ लिया कि चोरी करना पाप है, और आप अपने लाइफ में, आप अपनी ज़िंदगी में चोरी करते हैं, तो उस पाठ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तीसरी सूक्ति थी, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः, तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। जिस प्रकार से मीठी बोली बोलने से हर एक इंसान खुश हो जाता है, तो मीठी बोली बोलने में कोई भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। चलिए बचे हुए सूक्तियों को पढ़ते हैं। अगली सूक्ति है, गच्छन् पिपीलिको याति योजनाना शात्यानपि, आगच्छन् वैन्येत्तोपि पद्मेकं न गच्छति। चलिए इसका मतलब क्या है ये समझते हैं कि कह रहा है गच्छन् पिपीलिको याति। क्या है? गच्छन् पिपीलिको याति योजनाना शात्यानपि, आगच्छन् वैन्यतेयोपि पद्मेकं न गच्छति।
तो इसका मतलब क्या हुआ? चलिए सबसे पहले तो इसके मीनिंग को समझते हैं, उसके बाद हमें समझ में आएगा कि इसका मतलब क्या हुआ। तो गच्छन का मतलब होता है चलता हुआ। गच्छन का क्या मतलब होता है? चलता हुआ, रोमिंग, मूविंग, ठीक है। पिपीलकः का मतलब होता है चींटी। पिपीलकः का मतलब होता है चींटी, तो पिपीलको का मतलब क्या हो गया? चींटियां, बहुत सारी चींटी। याति का मतलब होता है जाता है या जाती है। योजनानांग का मतलब होता है योजनों का। योजन का मतलब होता है दूरी, है ना, दूरी। योजन संस्कृत वर्ड है, इसका मतलब है दूरी। शात्यानपी, शात्यानपी का क्या मतलब है? शात्यानपी का मतलब है कि कई सौ, है ना, कई सौ, कई सौ, मतलब कई सौ किलोमीटर या कई सौ मीटर हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, शात्यानपी। आगच्छन का मतलब है आती है या आता है, ठीक है। आगच्छन का मतलब क्या होता है? न जाता हुआ, वन नॉट ऑन द मूव, ठीक है। आगच्छन का मतलब न जाता हुआ। और वैनेतयो, वैनेतोयपि का मतलब होता है कि गरुड़ पक्षी। क्या? गरुड़ पक्षी। और पद्मेकं का मतलब क्या है? पद्मेकं का मतलब है कि एक कदम, ठीक है, न गच्छति। एक कदम मतलब गच्छति मतलब तो जाता है, आपको समझ में है। तो चलिए हमें मतलब समझ पता चल गया, इनके शब्द का मतलब हमें पता चल गया। गच्छन का मतलब होता है कि चलता हुआ। पिपीलको का मतलब होता है चींटी। याति का मतलब है कि जाता या जाति। योजनानंग का मतलब है कि कई योजन यानी कि दूरी, दूरी। शत्यानिपि मतलब कई सौ। अगच्छन का मतलब न जाता हुआ। वैनेतो का मतलब होता है कि गरुड़ पक्षी को हम वैनेत्य कहते हैं, ठीक है। पद्मेकं का मतलब होता है कि एक कदम। और न गच्छति का मतलब है नहीं जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? फिर से एक बार पढ़ते हैं पहले पूरे सुक्ति को। सुक्ति है गच्छन पिपीलकः याति योजनानं शात्यानपि। चलती हुई चींटी तो सैकड़ों योजन की दूरी लांघ जाती है। गच्छन पिपीलको यानी कि चलती हुई चींटी, याति योजनानां शात्यानपि, कई सौ मील की दूरी या तो कई योजन की दूरी, मतलब कितनी न जाने कितनी दूरी तय कर लेती है। जो चींटियां आपने देखा होगा चलते हुए, एक लाइन से जो चलती रहती है चींटियां, वो न जाने कितनी दूरी तय कर लेती है, ठीक है। दूसरी लाइन है अगच्छन वैने तो वैन वैन तेयो अपि पद्मेकं न गच्छति। तो इसका मतलब क्या हो गया कि किंतु न चलता हुआ गरुड़ भी एक कदम भी नहीं जाता, अर्थात आगे नहीं बढ़ता। तो इस सुक्ति से कवि क्या कहना चाहते हैं, जो ये लेखक है वो कहना क्या चाहते हैं कि चलती हुई चींटी, यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है किन दो जीवों में? एक तो चींटी में, और उसका कंपैरिजन किया गया है, उसकी तुलना की गई है गरुड़ पक्षी से। तो हमें पता है कि चींटी कितनी छोटी होती है, उसके पैर बहुत छोटे होते हैं, लेकिन वो निरंतर क्या करती है? चलती रहती है, चलती रहती है। तो जब निरंतर वो चलती रहती है अपने छोटे छोटे पैरों से, तो न जाने कितने योजन की दूरी वो तय कर लेती है, बहुत दूर निकल जाती है चलते चलते। लेकिन गरुड़ पक्षी जिसके पास पंख भी है, लेकिन वो बैठा रहता है, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। तो यहाँ पे इस सुक्ति के माध्यम से हमें ये कहने की कोशिश की गई है कि कदम भले ही छोटे हैं, लेकिन अगर वो कदम निरंतर चलते रहें तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद, हमारे पास शक्ति होने के बावजूद, हमारे पास अधिक ताकत होने के बावजूद, अगर हम बैठे रहते हैं हाथ पे हाथ धर के, तो हम वहीं के वहीं रह जाते हैं, ठीक है। तो हमेशा क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, कभी भी बैठना नहीं चाहिए। ओके। ये जो अंतिम सुक्ति है इस पाठ की, वो है काकः कृष्णः पिकः कृष्णः, को भेदः पिक काकयोः, वसंत समये प्राप्ते काकः, काकः पिकः पिकः। तो इसका मतलब क्या हो गया? चलिए एक एक करके समझेंगे। तो देखिए, काक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं काक का मतलब। काका मतलब होता है कौवा, ठीक है, क्रो। कृष्ण का मतलब होता है काला, कृष्ण का मतलब होता है ब्लैक। और पिकह का मतलब होता है कोयल, ठीक है। तो काकह कौवा, कृष्ण का मतलब कृष्ण भगवान नहीं, कृष्ण का मतलब काला यहाँ पे इसलिए लिया गया है क्योंकि जो कृष्ण भगवान थे उनका भी जो रंग था, वर्ण था, वो वो काले थे, इसीलिए उनका नाम कृष्ण है, या उनको श्याम भी कहा जाता है। श्याम का मतलब भी ब्लैक होता है। और कृष्ण का मतलब अगेन यहाँ पे काला है। को भेदः पिप काकयो, तो भेदः का मतलब होता है डिफरेंस या अंतर,
ठीक है। पिप काकयोह का मतलब होता है कोयल और कौवे के बीच में। पिप काकयोह का मतलब क्या है? कोयल और कौवे के बीच में। उसके बाद वसंत समय, वसंत समय का मतलब होता है कि वसंत काल आने पर, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है उस टाइम पे। प्राप्ते का मतलब क्या होता है कि क्या होता है? काका का मतलब कौवा और पीका का मतलब होता है कोयल, हमें पता है। तो चलिए अब एक बार फिर से पढ़ते हैं इन सुक्ति को और इसका मतलब जानते हैं। काका कृष्ण पिकह कृष्ण को भेदह पिप काकयोः, यानी कि कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे के बीच में क्या अंतर है? ठीक है। काका कृष्ण पिकह कृष्ण को भेदः पिप काकयोः, यानी कि कौवा भी काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है? तो दूसरी लाइन है वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, है ना? वसंत समये प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, यानी कि वसंत समय, यानी कि जब स्प्रिंग सीजन आता है, वसंत काल के आने पर कौवा कौवा ही रहता है और कोयल कोयल हो जाती है। किस तरीके से? कौवा तब भी काव काव ही करता है, लेकिन कोयल जो होती है वो गाने लगती है। तो यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है। तो यहाँ पे समझाने की कोशिश की क्या की गई है कि मनुष्य जो होता है वो लगभग एक जैसा होता है रंग रूप में, दिखने में, लेकिन उसे अलग क्या बनाता है? तो उसका जो गुण है वो उसे अलग बनाता है। तो जिस तरह से कौवा और कोयल दोनों एक ही कलर के होने के बावजूद उनकी आवाज़, उनका जो गुण है वो अलग अलग है। कौवा जब बोलता है तो हमें बहुत ही बहुत ही गुस्सा आता है, एक कर्कश सी ध्वनि सुनाई पड़ती है जब लेकिन जब कोयल बोलती है तो हमें बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ पे क्या कवि कहना चाहते हैं इस सूक्ति के माध्यम से? कि रंग वर्ण इन सब से कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या अलग बनाता है? आपके अंदर जो गुण है, आपके अंदर जो क्वालिटी है, वो आपको किसी दूसरे से अलग बनाती है। ठीक है। तो यहाँ तक हमने इन सूक्तियों को पढ़ा और इनके मतलब को समझा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इस लेसन में। तो अब है हमारे सामने शब्दार्थ। तो चलिए शब्दार्थ को एक एक करके पढ़ते हैं और इनके मतलब को समझते हैं। उद्यमेन का मतलब होता है परिश्रम से, है ना? बाय हार्ड वर्क। मनोरथ का मतलब होता है मन की इच्छा से। सिंह का मतलब होता है शेर। मृगः का मतलब होता है हिरण। दरिद्रता, दीनता या कृपणता यानी कि गरीबी, पॉवर्टी जिसे कहते हैं। प्रिय वाक्य प्रदानेन का मतलब होता है प्रिय वचन बोलने से, मीठी वाणी बोलने से। उसके बाद है तुष्यंती। तुष्यंती का मतलब क्या होता है? तुष्यंती का मतलब होता है संतुष्ट या प्रसन्न होते हैं। मानवः का मतलब मनुष्य। तस्मात् इसलिए। वक्तव्यम का मतलब बोलना चाहिए। वचने का मतलब बोलने में। साधितः का मतलब उपयोग किया। भवेत का मतलब होगा या होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। कुछ और शब्द हमारे सामने हैं, इसके भी मतलब को समझते हैं। तो देखिए कुछ और शब्द हैं। सार्थका का मतलब होता है अर्थपूर्ण, प्रयोजन युक्त, यानी कि मीनिंगफुल। काका का मतलब कौवा। कृष्ण काला। पिकह कोयल। पिप काकयोह का मतलब है कोयल और कौवे के बीच, यानी कि बिटवीन कक्कू एंड क्रो। प्राप्ते का मतलब आने पर। ठीक है। प्राप्ते का मतलब क्या होता है? आने पर। उसी तरीके से गच्छन का मतलब होता है जाता हुआ। गच्छन का मतलब है जाता हुआ। पिपीलकह का मतलब नर चींटी। याति का मतलब जाता है। योजना नाम का मतलब होता है 4 कोसों का, लगभग 1200 किलोमीटर। शतानी का मतलब होता है 100। अगच्छन का मतलब है न चलते हुए। और वैनते का मतलब होता है गरुड़। ठीक है। तो ये कुछ शब्द थे जिनके मतलब को हमने पढ़ा और समझा। अब आते हैं अभ्यास के प्रश्नों पे। तो चलिए अभ्यास के प्रश्नों को देखते हैं। अभ्यास में है सर्वान। पहला अभ्यास जो है प्रश्न वो देखते हैं क्या है। यह है सर्वान श्लोकान सरस्वरम गायतः, यानी कि आपके सामने जितने भी श्लोक दिए गए थे इस पाठ में, उन सब श्लोकों को अपने स्वर में गाइए। तो ये तो आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा, तो आप एक बार फिर से पढ़िएगा अच्छे से, बिल्कुल गाते हुए उन सूक्तियों को पढ़िएगा और जो मतलब मैंने समझाया उसको याद ध्यान में रखते हुए खुद भी मतलब समझने की कोशिश करिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है श्लोकाशान योजयत, यानी कि जो श्लोकांश यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। श्लोकांशान, श्लोकांशान का मतलब होता है जो श्लोक हमारे सामने उस पाठ में दिए गए हैं, इस पाठ में उनके कुछ अंशों को यहाँ पे दिया गया है, यानी कि कुछ पार्ट्स को यहाँ पे दिया गया है, उनको मिलान करना है, उनका है ना मैच कराना है। क और ख को मैच करना है।
तो पहली लाइन है जो क में वो है तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम। क्या है? तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम। तो हमने पढ़ा था कि वो जो सूक्ति हमारे सामने थी कि हर एक इंसान को मीठी बोली बोलनी चाहिए। अगर मीठी बोली बोलने से कोई खुश हो जाता है तो कंजूसी क्यों करना बोली बोलने में, है ना? मीठी बोली बोलने में। तो वही है तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। तो इसे मैच कराना है। तो ये किससे मैच हो जाएगा? वचने का दरिद्रता, इससे मैच हो जाएगा। ओके। गच्छन पिपील को याति, यानी कि जो चलती हुई चींटी न जाने कितने दूर निकल जाती है ना? बहुत दूर निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा? गच्छन पिपील को याति योजना नाम शात्यानपि। ये यहाँ पे मैच हो जाएगा। तीसरा है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः। मीठी बोली बोलने से सबको अच्छा लगता है। तो कहाँ पे हो जाएगा? सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यहाँ पे हो जाएगा। उसी तरीके से किम भवेत तेन पाठेन, किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। तो उन पाठ का क्या लाभ जो जीवन में जिनका यू इस्तेमाल ही ना हो। तो क्या हो जाएगा? जीवने यो न सार्थका, यहाँ पे मैच हो जाएगा। यानी कि 4 का 2 से मैच हो जाएगा। ओके। देन काकः कृष्णः पिकः कृष्णः को भेदः पिपकाकयोः। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखिए किस तरीके से हुआ। तस्मात् प्रियम हिम वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। ठीक है। तो एक का हो गया किससे? ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 मान लेते हैं। तो 1 का मिलान हमने कर दिया 5 से, 2 का मिलान कर दिया हमने किससे? 2 का कर दिया 4 से, 3 का कर दिया 1 से, 4 का कर दिया 2 से और 5 का कर दिया 3 से। तो इस तरीके से मिलान हमने कर दिया। अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार ये चैप्टर पढ़िएगा फिर से, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि किसको किससे मिलाना है। ये श्लोक से ही लेकर के दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि मैं आगे बढ़ूंगा तो ये जो ड्राइंग की गई है ये मिट जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखिता। ये जो प्रश्न है इसके उत्तर को लिखना है। तो देखते हैं क्या प्रश्न है। पहला प्रश्न है सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति, कि सभी लोग कब खुश हो जाते हैं। तो सर्वे जंतवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। अच्छे बोली बोलने से सब खुश होते हैं। तो क्या हो जाएगा? सर्वे जंतवः केन तुष्यन्ति। तो केन की जगह पे क्या आ जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। क्या हो जाएगा? प्रिय वाक्य प्रदानेन। लिख देता हूँ। मेरे पास जो पेन है वो सही से काम नहीं करता है, लेकिन मैं फिर भी लिखने की कोशिश करता हूँ। प्रिय वाक्य प्रदानेन। ठीक है। माफ़ करिएगा मेरी हैंडराइटिंग के लिए। ये बहुत ही, मेरे पास जो कलम है वो ठीक से काम नहीं करता, इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए दूसरा प्रश्न है पिक काकयोः भेदः कदा भवति। कौवे और कोयल के बीच में भेद कैसे पता चलता है। तो वसंत समय। कब पता चलता है? कदा मतलब कब पता चलता है। तो वसंत समय, वसंत समय। ठीक है। दूसरे का। तीसरा है कह गच्छन योजनानां सत्यानपि याति। ठीक है। कौन चलते चलते न जाने हजारों 100 मतलब मीलों की दूरी तय कर लेती है। तो पिपील का। क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा तीसरे का पिपील का। पिपील का। ठीक है। पिपील का। अंतिम है अस्माभिः किम वक्तव्यम। अस्माभिः किम वक्तव्यम, हमें कैसे बोलना चाहिए। तो प्रियम वक्तव्यम। क्या हो जाएगा? किम के जगह पे प्रियम। ठीक है। प्रियम। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम। तो ये इन प्रश्नों के उत्तर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उचित कथानाम, उचित कथनानाम समक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखता। यानी कि जो आपको लगता है उचित कथन है उसके सामने आम लिखिए, हाँ लिखिए। ठीक है।
और वहाँ पे न लिखिए जो इनकरेक्ट है, मतलब सही के सामने आम लिखिए और गलत के सामने न लिखिए, ठीक है। तो काकः कृष्णः न भवति, यहाँ पे क्या होना चाहिए, काकः कृष्ण न भवति, क्या कौवा काला नहीं होता है? तो ये बिल्कुल अ, मतलब सही नहीं है ना, अनुचित कथन है। काका कृष्ण न भवति अनुचित है क्योंकि होता तो है, कौवा भी काला ही होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, न लिखेंगे क्योंकि अनुचित है। वैसे ही यहाँ पे एक्चुअली लिखना है न, तो यहाँ पे लिख देंगे, मैं इसके सामने लिख रहा हूँ। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें कैसे बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, तो हाँ बिल्कुल सही, तो यहाँ पे लिखेंगे आम। हाँ सही बात है। ग है वसंत समये पिक काकयो भेदा भवति, तो वसंत आने पे दोनों के बीच क्या भेद है, क्या अंतर है, ये पता चलता है कौवे और कोयल के बीच। तो हाँ बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा, आम। हाँ सही बात। वैनतेयः पशु अस्ति, वैनतेय क्या पशु है, नहीं ये तो पक्षी है ना, वैनतेय का मतलब होता है गरुड़, तो गरुड़ पशु थोड़ी है, क्या है, पक्षी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, न। वचने दरिद्रता न कर्तव्या, वचने दरिद्रता न कर्तव्य, यानी कि कभी भी बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, तो बिल्कुल सही बात, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है मंजूषातः समानार्थकानि पदानि चित्वा लिखित, यानी कि इसके समान अर्थ के जो भी आपको लगता है कि शब्द है उनके सामने लिखना है ना। तो देखते हैं, ग्रंथे, वचने के सामने क्या आएगा, मतलब इनमें कुछ शब्द दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो जो भी आपको लगता है कि सेम धातु कारक, आई मीन सेम कारक के रूप में लिखे गए हैं, सेम वचन के रूप में लिखे गए हैं, वो आपको लिखना है। तो वचने का यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथने, है ना, मतलब सेम जिसका मीनिंग हो, वचन और कथन लगभग सेम है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कथने। वैसे ही वैनतेह का मतलब क्या हो जाएगा, गरुड़, हमें पता ही है, गरुड़। पुस्तके का मतलब हो जाएगा ग्रंथे, लगभग सेम मीनिंग है दोनों की, है ना। उद्यमेन मतलब परिश्रम से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, परिश्रमेन, परिश्रमेण। वैसे ही पिकह का मतलब कोयल होता है, तो कोकिला का मतलब भी कोयल होता है, तो कोकिला, लगभग सेम मीनिंग है, कोकिला। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है विलोम पदानी योजयत, यानी कि विलोम पद जो है उसको, उसका मिलान करिए, है ना, यानी कि एंटोनिम आपको लिखना है, ठीक है, विलोम शब्द। सार्थक का उल्टा क्या हो जाएगा, निरर्थकः, तो यहाँ पे ये हो जाएगा निरर्थकः। कृष्ण यानी कि काला, तो श्वेत मतलब सफेद। अनुक्तम, अनुक्तम का क्या हो जाएगा, उक्तम। गच्छति का मतलब हो जाएगा आगच्छति, गच्छति मतलब जाता है, आगच्छति मतलब आता है, ठीक है। मतलब उसके बाद जागृतस्य का मतलब है सुप्तस्य, जगा हुआ, सोया हुआ, ठीक है। तो ये भी उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ है या चैप्टर खत्म हो गया। चलिए, तो ये अंतिम प्रश्न था इस चैप्टर का, यहाँ पे हमारा ये पाठ समाप्त होता है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। अगले वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की, उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो बने रहिए एनसीईआरटी जोन के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दी एनसीईआरटी जोन। साथ ही साथ हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो प्लीज़ वहाँ पे जाइए और जाके हमें फॉलो करिए। वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ हम पोस्ट करते रहते हैं, जीके जीएस से रिलेटेड चीज़ें, क्विज़ वगैरह, तो वहाँ पे जाके आप हमें फॉलो करिए। और फेसबुक पे हमारा पेज है एनसीईआरटी जोन के नाम से, तो वहाँ पे जाके आप हमें लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।